कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन एग्जाम्पल को देखना ध्यान से और फिर बताना हमें। जैसे ए बॉल इज हिटेड बाई ए बैट। एक बॉल है और उसको हमने बैट से हिट किया हुआ है, ठीक है। और इसने बैट ने क्या किया होगा, बैट ने बॉल पर क्या लगाया, एग्जर्ट ए फोर्स। बैट ने बॉल पर एक फोर्स एग्जर्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स कैसा लगाया हुआ, मैग्नीट्यूड में कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया। अच्छा, ये जो बैट ने बॉल पर फोर्स लगाया है, ये बैट और बॉल का जो मिलन है, टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा रहा या बहुत कम रहा, टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट। बैट ने और बल्ले का जो मिलन है, जो हो पाया, टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट यानी इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल। या हम लोग बोले शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग माने होता है पावरफुल, ठीक है। तो बताइए, बैट ने जो एग्जर्ट किया फोर्स, उसके दो कैरेक्टर बताइए। Write the two characters name of the force which is exerted by the battery on the ball. Strong और short है। तो फोर्स करना है, दूसरा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्मॉल है। हाँ, वेरी गुड। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बहुत शॉर्ट है, स्मॉल है। और फोर्स नहीं ऐसा है पावरफुल या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप इस फिजिक्स में 11th में, 12th में, बीटेक में, बीएससी में, एमएससी में, एमटेक में, एमफिल में और पीएचडी में, मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो अगर ऐसे फोर्स हमें दिखाई दे जाए जिसमें ये दो फीचर होते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग फिजिक्स में बोला करेंगे इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोला करेंगे हम लोग? हाँ, तो ये रटना नहीं है बेटा, समझना है। अच्छा, हमारे घरों में, चलो ये एग्जाम्पल हटा दे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ए नेल तो जानते होगे। हाँ, हिंदी अच्छे से सीखो। हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी है। केवल इंग्लिश जो है ये एकेडमिक लैंग्वेज है, अनेक्टिंग लैंग्वेज है। हमें हिंदी बोलने को गर्व होना चाहिए, पढ़ते हमें इंग्लिश का इस्तेमाल करिए। ए नेल इज स्ट्रक बाई ए हैमर, HAMMER, हैमर, हथौड़ी या हथौड़ा। और नेल इज स्ट्रक बाई हैमर, इट मीन्स ने अगेन हैमर ने एग्जर्ट द फोर्स। हैमर ने क्या किया? हाँ, और जब आप अपने ईल को दीवार पर पियर्स करते हो तो आपको हैमर की नीड होती है, हाथ से वो नहीं लगा सकते हो, जो हाथ इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स, पावरफुल फोर्स नहीं लगा पाएगा। और हैमर में एग्जर्ट ए फोर्स। अब जरा उस फोर्स के भी दो कैरेक्टर बताइए हमें। बहुत अच्छे।
तो ये फोर्स भी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और टाइम अपनी कांटेक्ट है। वो टाइम अपनी कांटेक्टली हैमर और हथौड़ी का जो मिलन हुआ है, हैमर और नील का जो मिलन हुआ है, वो वेरी वेरी स्मॉल है। ऐसा होता नहीं हमने जब हथौड़ी चलाई होगी वो हथौड़ी और नील से हमेशा लिए स्टे हो गई, वो लगाया और हटा दिया, लगाया और हटा दिया। और टाइम अपने कांटेक्ट क्या है, स्मॉल है। तो फिर एक बार वही बात, ये वाला फोर्स जो लगा हुआ है हैमर के द्वारा नील पर, ये ओम्हा फोर्स हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो आपने दो बातें समझी। ऐसा फोर्स नहीं जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है और पल भर के लिए, फॉर ए मोमेंट पल भर के लिए लगाया जाता बॉडी पर, उसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो। चलो ये मान लो बॉडी हो गई, जैसे अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया, अब बॉल, नेल, और ये हमारा बैट या हैमर हो गया, इस पर फोर्स लगाया। तो जैसे हमने बैट के द्वारा बॉल पर फोर्स लगाया, और पहले बैट और बॉल का मिलन हुआ, पहले बैट और बॉल यानी प्रॉपर कांटेक्ट में आएंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अलग हो गए, हटेंगे। पहले अटैचमेंट होगा, फिर क्या होगा, डिटैचमेंट होगा। मतलब स्टेप 1 में क्या होता है, वेरी गुड। और फिर डिटैचमेंट, और ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का पूरा जो समय है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और ये समय ऐसा है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का टाइम बहुत स्मॉल है। प्रैक्टिस में हम इसे कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली। और ये जो फोर्स है यानी बिफोर टाइम ऑफ नहीं, बिफोर अटैचमेंट, जस्ट बिफोर अटैचमेंट, और जस्ट यानी बिफोर अटैचमेंट यानी फोर्स कितना रहा होगा, हाँ, जस्ट बिफोर अटैचमेंट यानी फोर्स इज 0, वेरी गुड। एक बार प्रॉपर कांटेक्ट आएगा, जब प्रॉपर कांटेक्ट में आ जाएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, हाँ, मैक्सिमम बन जाएगा, मैक्सिमम पावरफुल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या था, 0, फिर मैग्नीट्यूड अपनी फोर्स क्या हुआ, मैक्सिमम। और ये ड्यूरिंग द अटैचमेंट हो गया, ड्यूरिंग अटैचमेंट। अच्छा, और जब वो अलग होगा, डिटैचमेंट होगा, और फोर्स नहीं, एक बार फिर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अपनी फोर्स नहीं, एक बार फिर मिटा नहीं, वो 0 हो जाएगा। और देखो पहले 0 से मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से 0 हो गया। और ये सारा काम कितनी देर में हो रहा है, शॉर्ट टाइम में हो रहा है। ठीक है। तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं, इन प्रैक्टिस में रियली ये फोर्स ऐसे हैं, वेरिएबल, इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो नहीं होता प्रैक्टिस में। लेकिन हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, और थ्योरी में इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। एक डाटा 0 आया, दूसरा डाटा मैक्सिमम आया, फिर तीसरा 0 आया, 0, फिर एफ मैक्सिमम, फिर 0, एंड नाउ डिवाइडेड बाई 3, यू टेक द एवरेज वैल्यू। आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो, हाँ, और हम लोग थ्योरी में लेंगे एवरेज वैल्यू, वी टेक द एवरेज वैल्यू। और जब आप एवरेज ले लेते हो किसी भी चीज़ का, हमने ऑन एवरेज ले लिया, वो एवरेज वेरिएबल में नहीं आएगा, फिर वो एवरेज क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट, वेरी गुड। ये थ्योरी में हम लोग एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स लेंगे,
वी टेक द एवरेज वैल्यू अपनी फोर्स विच रिमेन कॉन्स्टेंट, जिसको क्या मान लिया जाएगा, कॉन्स्टेंट मान लिया जाएगा। और आज हम इसी इम्पल्सिव फोर्स की चर्चा करेंगे। और इम्पल्सिव फोर्स को पहचान लोगे आप लोग, रिकॉग्नाइज कर लोगे। Yes, sir. A very large force, a strong force acts on a body for a very small time, then such type of the forces is known as the impulsive force. नोट कर लो। अच्छा, अभी इम्पल्सिव फोर्स जो है ना, इसका टोटल इफेक्ट क्या करेंगे। ये बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाया है उसका क्या परिणाम मिला। मम्मी ने आपके गाल पर एक तमाचा मारा, तमाचा स्लैप ने मारेंगे मम्मी या पापा आपके गाल पर, तो तमाचा जो लगा गाल पर वो ऐसा लगा, स्ट्रॉन्ग स्लैप बोल रहे, स्लैप मैंने तमाचा, और स्लैप का मतलब ही होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तमाचा को प्यार से नहीं मारा जाता, और तमाचा हाथ से मारा जाएगा, हाथ नहीं। और आपके गाल का जो मिलन है वो क्या परमानेंटली हो गया, या तमाचा लगाने के बाद हाथ अलग हो जाएगा। हाँ, वो नहीं पल भर में हो जाएगा बेटा। मम्मी इतनी जोर अब मारेंगे पता ही नहीं चलेगा और तुरंत हट भी जाएगा, ये शॉर्ट टाइम हो गया। और जो तमाचा मारने का जो प्रोसेस है वो भी कौन सा फोर्स है वो। हाँ, और उस तमाचा मारने से हमारे चेहरे पर 5 उंगलियां छप जाएंगी, या 4 उंगलियां छप जाएंगी, या 3 छपेगी, या जहाँ तमाचा मारा गया उस पर गाल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, वो आउटपुट हम लोग निकालेंगे। या बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाया उससे जो 4 रन बनता है या 6 रन बनता है, बॉल यानी बाउंड्री के बाहर जाती है, उससे रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। या हैमर से जो हमने नेल को स्ट्राइक किया ऑन द वॉल, वो नेल कितना अंदर क्लियर हुआ। तो ये क्या करेंगे हम लोग, टोटल इफेक्ट निकालेंगे, टोटल इफेक्ट नहीं अपनी इम्पल्सिव फोर्स। और इसने डेली रोज़मर्रा में डेली लाइफ में जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं, उन इम्पल्सिव फोर्स का टोटल इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी इम्पल्स। और इम्पल्स इज रियली फिजिकल क्वांटिटी। इम्पल्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स। ये हमारी फिजिक्स के डिक्शनरी में लिखा हुआ है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसको हम, क्या है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स बताइए। हाँ, टोटल इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स ऑन ए बॉडी। नोट कर लो, इसी बॉडी पर लगने वाला जो इम्पल्सिव फोर्स है उसका टोटल इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, कि उसने क्या रिजल्ट बना के दिया, तो वो इम्पल्स क्या करेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि हाउ कैन वी मेजर। और इसके लिए आपको ऑन एवरेज फोर्स निकालना होगा। सॉरी करना है, कौन सा फोर्स लेंगे हम लोग। ठीक, वेरी गुड, समझदार हो। और एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे एट है ये कॉन्स्टेंट इन फोर्स। और ये कन्फर्म करेंगे इस दिस नी फोर्स नी एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर व्हाट नी टाइम, इतनी देर के लिए लगाया गया है वो फोर्स। यानी कि हम जो लेंगे टाइम ऑफ नी कॉन्टेंट, क्या लेंगे बेटा हम लोग। और हमें हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो एवरेज फोर्स ऑफ बिलो और एक इन टाइम ऑफ नी कॉन्टेंट।
फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है। एवरेज फॉर और बिलो अ सिंबल हमने एफ बना लिया। टाइम अपनी कॉन्टेंट नहीं स्मॉल टाइम होता है अंडरस्टूड है, तो ये फार्मूला हो गया एफ टी। आइदर वी में से इम्पल्स नहीं और वी में से इम्पल्स नहीं अपनी फोर्स, या इम्पल्स बोलो या पूरा पूरा बोलो, क्या बोलेंगे? इम्पल्स अपनी फोर्स, और इट इज गिवन बाई ए सिंबल आई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल आई। और आई की वैल्यू क्या होगी? हाँ, बंद कर दो डब्बे में, हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। हमारी फिजिक्स में एक फॉर्मूला और आई बराबर एफ टी, और ये जो डेफिनेशन है क्या बोलते हैं आप? हाँ, तो ये कहलाती है, देखो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। ऊपर जो डिक्शनरी मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है, इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। पहले हमें समझ में आए या है क्या? सो इट इज रियली द टोटल इफेक्ट ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स ऑन ए बॉडी, एन इम्पल्स ऑफ द फोर्स और इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, ये कौन सा ऑपरेशन किया है आपने? प्रोडक्ट लिया है। हाँ, प्रोडक्ट लेंगे, इसका प्रोडक्ट ले रहे हो आप लोग। हाँ, तो ये एवरेज फोर्स नहीं वेरिएबल फैमिली में मान लेंगे या कांस्टेंट माने चलेंगे? हाँ, वेरी गुड। और नोट कर लिया? वेरी गुड। तो हमारे तो कोई नहीं, पिछला हमारा तैयार नहीं हो पाता और अगले दिन हम आपको नई चीज़ दे देते हैं। तो हमारी फिजिक्स में एक फार्मूला और आई इक्वल टू एफ एन इंटू टी। सिंबल आपकी मर्जी है, सिंबल आप बदल सकते हो, क्योंकि आपको पता है टी जो टाइम है ये स्मॉल है, तो अभी अभी हम लोग जरूरत पड़ने पर डेल्टा टी ले लेते हैं। तब तक एक बच्चे ने ये ओ वेरी 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 स्मॉल था, तो हमने क्या लिखा? हाँ, तो आपने कोई भी फॉर्मूले का कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। आई बराबर एफ टी, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, है ना, और आई बराबर एफ इंटू डी टी। अच्छा, ये बताओ राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट हुआ, उसमें हमें लगता है टाइम को स्केलर है और फोर हमारा वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, और हम ना वो डॉट लगाते हैं ना क्रॉस लगाते हैं। एक बात ये बात, दूसरी बात, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा क्या हमें? हाँ, हम लोग अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। और ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मिलेगा वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया स्केलर। और इम्पल्स जो हम लेके आए फिजिकल पार्टी, ये इम्पल्स वेक्टर में रखा जाएगा, स्केलर में रखा जाए? वेक्टर में। और आप जब वेक्टर में रख लोगे उसको वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूले देखना, यानी कौन सा सही है? आई वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर नहीं क्रॉस नहीं टी वेक्टर, ये वाला सही है। आई वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर डॉट नहीं टी वेक्टर, ये लिखना ठीक रहेगा। टी पे वेक्टर हटाओ, या आई वेक्टर इक्वल टू एफ नहीं वेक्टर टी। क्यों, इसमें डॉट क्रॉस लगा ही नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। तो ये दोनों गलत है, ऊपर वाला गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आई वेक्टर इक्वल टू नहीं एस वेक्टर टी, ठीक है। चाहो फिर टी पहले ले लो या बाद में ले लो, वो आपकी मर्जी। चाहो इसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो। ये लीजिए, बंद कर दो डब्बे में वेक्टर फॉर्म, हो गया बंद। अच्छा, अब एक प्रश्न इसमें और बनता है। वो प्रश्न ये बनेगा कि चलिए बताइए, सिस्टम इंटरनेशनल में, इन एसआई में इसका यूनिट क्या बनना चाहिए? सिस्टम इंटरनेशनल में, तो इन देखो आपको बता दें, ये जो एफ है इसको न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन, याद है?
हाँ, आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका नाम रखा गया न्यूटन। उसके सम्मान में, इस ऑनर में इसका यूनिट न्यूटन दिया गया। फोर्स का यूनिट एसआई में एब्सोल्यूट यूनिट है ये। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। डेल्टा टी आपको मालूम ही होना चाहिए क्या हो गया ये, सेकंड, न्यूटन सेकंड। और इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या बना, न्यूटन एन, और छोटा, हाँ, न्यूटन सेकंड एन एस, एन बड़ा बनाना, एस छोटा बनाना, न्यूटन सेकंड। नॉर्थ साउथ नहीं है ये, न्यूटन है एन और एस माना हो गया सेकंड। ठीक है, चलिए तो अब सुनिए फिर एक बार। हाँ, 1 मिनट हम रिव्यू लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ लिया है 15 मिनट में बताइए। सबसे पहले क्या सीखा आपने, वेरी गुड, 2 कैरेक्टर होते हैं, याद है। और इसका रिजल्ट निकालना, टोटल इफेक्ट के लिए हमें क्या लेके आना है, वेरी गुड, इम्पल्स लेके आना, शाबाश। इम्पल्स जब लेके आएंगे उसमें 2 चीज़ें पढ़नी होगी, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, हाँ देखो ये लिखा है क्वालिटी और क्वांटिटी। हमें दोनों चीज़ें समझनी होगी। क्वालिटेटिव डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग, फिजिकल मीनिंग समझनी, और हाउ कैन वी मेजर, फिजिक्स में आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, टेटिव डेफिनेशन। और फिर जब ये दोनों डेफिनेशन तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमें इसमें क्या आया गया, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेरी गुड, वेक्टर फॉर्म अपनी इम्पल्स। और अभी अभी बातों बातों में हमने यानी चर्चा कर दी यूनिट ऑफ इम्पल्स। यूनिट में बहुत मजबूती रखना, यूनिट ऑफ इम्पल्स, ये चीज़ें हमने सीखी। तो ये जो चीज़ें सीख रहे हो ये समझना है ताकि लंबे समय हमारे पास दिमाग में बना रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग, सुनना ध्यान से। हम लोग जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे और फर्स्ट लॉ हम सेकंड लॉ पर आए थे तो हमने आपको बीच में एक चीज़ पढ़ाई थी, मोमेंटम, वेरी गुड। Momentum is also a physical quantity. It is also a vector. और हम अब धीरे धीरे थर्ड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं, पता नहीं अब आएगा ये। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा दिया, इम्पल्स। इम्पल्स नहीं, ये स्केलर और वेक्टर। मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। अगला प्रश्न जो आने वाला है वो ये है कि हम आपको फिजिक्स में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकाल के दिखाना चाहते हैं। ए रिलेशन, ए प्रॉपर रिलेशन बिटवीन द इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, अच्छा आप लोग मैथ पढ़ते हो, मैथ में हमें अक्सर नहीं थ्योरम पढ़ाई जाती है। मैथ में क्या पढ़ाते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं ये थ्योरम में बहुत होती है, थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, दुनिया और ये थ्योरमें होती हैं। ये थ्योरमें पढ़ाई क्यों जाती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। जब हमें लगता है कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम आपको पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार आपकी ज़िंदगी अभी 3 महीने होने वाली है, और ज़िंदगी में पहली बार हम आपको एक थ्योरम देने जा रहे हैं। और वो थ्योरम कहलाती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहलाएगी वो, 11 में पहली बार ये थ्योरम दी गई है। आप देखना है नहीं, फरवरी तक आपको इतनी थ्योरमें दे दी जाए। हर थ्योरम बड़ा सहेज रखना है, हर थ्योरम आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, प्रीशियस होगी। और हमने इतने बार एम डाल दिया, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थ्योरम, और तैयार हो जाइए समझने के लिए, पढ़ने के लिए। हरी डाली इम्पल्स नहीं मोमेंटम थ्योरम।
तो ये बात तो पकड़ में आ रही है, थ्योरम में क्यों पढ़ाई जाती है? जरा सुनना ध्यान से स्टेटमेंट। और ये थ्योरम आपकी सफलता में एक माइलस्टोन का रोल प्ले करेगा। स्टेटमेंट हम बोलेंगे, पहले तुम लोग सुनना, फिर प्रूफ कर देंगे, फिर प्रूफ जब हो जाएगा उससे निकालेंगे क्या सिग्निफिकेंट रहा, क्या इंपॉर्टेंस रहा। सुनना ध्यान से। इम्पल्स ऑफ द फोर्स, पूरा बोल दे रहे, इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ये दूसरा तरीका से आ रहा है कि आई बराबर एफ टी में आपने एफ को थ्योरेटिकली एवरेज माना था, उसमें पूरी प्रैक्टिकली उसमें जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट, उसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता था। और ये एरर, ये हमारा मेजरमेंट करने का ये तरीका ठीक रहेगा, इससे हम आसानी से मेजरमेंट कर लेंगे। इम्पल्स जो है इसके बराबर आ रहे हो आप लोग, हाँ, ऑफ ए बॉडी। और ये स्टेटमेंट याद हो जाएगा। आइए, क्या स्टेटमेंट है? हाउ कैन स्टेटेड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? हाँ, और ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जुलाई 27 जुलाई को पढ़ रहे हैं, ये आपको फरवरी मार्च याद रहेगा। हाँ, बस यही को चेक करना है। जो बच्चा जब पढ़ाते हैं वो चीज़ें सरल होती हैं, चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे यानी हम लोग इन्हें छोड़ते जाते हैं, मेमोरी से डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि हम लोग नहीं उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहते। वो जो जब चीज़ के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते या ज़्यादा समय नहीं देते, वो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। और इसीलिए जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे ये फोर्स चल रहा है, और इसमें आप जो नंबर ऑफ लेक्चर्स देखना, और जितने लेक्चर हम ज़्यादा दे पाएंगे उतना ही आपका ये टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। और इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इम्पल्स नहीं आई है, इसको निकालने का दूसरा फंडा हम आपको देने जा रहे हैं। आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आई इक्वल टू क्या बोल दिया? हाँ, अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है? जैसे कोई इनिशियल डाटा होगा, फिर फाइनल डाटा होगा, तो हम जब चेंज निकालते हैं और इन जनरल जब चेंज निकाला जाता है, और हम लोग फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। और आई इक्वल टू बोलो फाइनल मोमेंटम। फाइनल उसे बोलेंगे जो आपने बाद में कैलकुलेट किया है, फाइनल मोमेंटम माइनस बोलो बेटा इनिशियल मोमेंटम। वेरी गुड। और लिख लीजिए आई इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए, तो अब प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये आपने बोल तो दिया, आप क्या है प्रूव कर पाओगे? यानी प्रूफ इट। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से पहले सुनना, फिर एक बार में छाप लेना। प्रूफ दे रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपके रास्ते में कोई मिल जाए और ये पूछे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाओ, तो आपको उसको मैथमेटिक्स में समझाना है। इतने फार्मूले थे मैथमेटिक्स में सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। हाँ, एम ए सबसे पहले वाला बोलो स्टेटमेंट जो बोला हमने, दूसरा वाला बेटा बोलो। अच्छा, एक में एक और था, हाँ, एम इंटू डी वी ओवर डी टी। इन तीनों फार्मूले में वो फार्मूला बताओ जिसमें मोमेंटम दिख रहा हो। हाँ, पी फॉर मोमेंटम। अच्छा, एक बात और है, मोमेंटम बोला कौन सा मोमेंटम होता है? अंडर क्या है इसमें?
हाँ चलो जरा इसे पढ़ के सुनाओ। change in momentum, ये है चेंज इन मोमेंटम, वेरी गुड। मोमेंटम, इसमें क्या छिपा हुआ था? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ये हम बोलेंगे नहीं बेटा, है ना, अंडरस्टूड है ये। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, वो ऐसा अर्थ है जब हम इम्पल्स नहीं मोमेंटम फॉर्म आप प्रूफ करेंगे तो यहाँ इसी से उठाएंगे हम लोग। तो हमें याद रखना होता है कि कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, आप प्रूफ जो हो रहा है उसका पहला स्टेप क्या होगा, इनॉग्रेटेड स्टेप क्या है, कौन से लॉ से उठा रहे हैं, फर्स्ट लॉ से उठाए या सेकंड लॉ से उठाए? सुनना बात ध्यान से, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ अपनी न्यूटन सेकंड लॉ अपनी मोशन, और वो वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा हो। एफ ने इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का रेट निकाला है डी ओवर डी टी, यानी कि हम बोले कि एफ ने इंटू डी टी इक्वल टू डी एफ इंटू डी टी बराबर डी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स ने इंटू टाइम इंटरवल एफ इंटू डी टी इक्वल टू डी पी, ठीक है। और ये लीजिए इसे नंबर 1 डाल दिया हमने। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, इनिशियली चलो मान लो इनिशियली जो है टी बराबर नहीं मान लो 0 है। जब हम इनिशियली बोलते हैं उसका मतलब नहीं ऑब्जर्वर ने अपनी जो घड़ी है स्टॉप वॉच है वो प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी, तो इनिशियल टाइम क्या होता है? हाँ, तो जब हमने 0 टाइम माना, व्हेन द टाइम टी बराबर 0, तो P बराबर हमने मान लिया पी आई फॉर पी लिखने के बाद हमने सफिक्स में ये आई डाल दिया, छोटा सा आई, इनिशियल, वेरी गुड। और व्हेन टी बराबर चलो टी मान लीजिए, पहले टाइम 0 है, अब टाइम हमने टी मान लिया, टी माने स्मॉल टाइम, डेल्टा टी हो सकता है, डेल्टा टी डी टी, और टी टाइम ले लिया। तो ये जो मोमेंटम था ये पी बराबर क्या हो गया? हाँ, और पूरा जो इंटरवल ऑफ टाइम यानी 0 से टी हो गया, और पूरा टोटल इफेक्ट चेक करना हमें कि फोर्स ने क्या प्रभाव दिखाया। तो टोटल इफेक्ट चेक करने के लिए क्या करोगे आप लोग, ये जो इक्वेशन 1 जो बना हुआ है ना, इसका हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। क्या लेने वाले हम लोग? ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन both any sides with their proper limits। हम यहाँ पर इक्वेशन 1 दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने वाले हैं और उनकी प्रॉपर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, या इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। देखना ध्यान से, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये बनाना चाहते हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंग्लिश कौन सा लेटर होता है ये? उसको एक्सटेंडेड कर देते। और ये हम एस माने यहाँ पे क्या होता है? एस माने हम क्या समझे? हम, और वही इफेक्ट ले रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन का साइन बनाया, अच्छा प्रैक्टिस करो। और इसके अंदर डाल दो एफ डी टी, एफ इंटू डी टी हो गया। इधर आ जाओ इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ले लीजिए, और अंदर लिखा हुआ डी पी, चेंज इन मोमेंटम, ये लीजिए। अब केवल रह गया लिमिट लगाना। क्या लगाना रह गया? ये जो डी टी है इसको देखो, इसको समझो। डी टी ये कह रहा है यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आपको टाइम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम यहाँ पर टाइम की लिमिट लगाएंगे। टाइम की लोअर लिमिट क्या लगाना चाहिए हमें? 0। अपने दिल और दिमाग से पूछिए अपर लिमिट क्या लगनी चाहिए?
हाँ जीरो है यानी टी पर आ रहे हैं ना, और जीरो से टी पर आ रहे, ये अपर लिमिट स्मॉल टी होगी, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी टाइम की लिमिट लगाएगी या लिमिट बदल देंगे अब? लिमिट बदल देंगे। क्योंकि ये डीपी लिखा हुआ, डीपी, डीपी माने ऑपरेटिंग एलिमेंट, यानी यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। और मोमेंटम के लिए लिमिट बोलिए, लोअर लिमिट क्या लगाना चाहिए? वेरी गुड, पी आई, आई फॉर इनिशियल। देखो हमने सिम्बलों को सिम्बल को बदल सकते हैं, नीचे रख पे नोट कर लेना। जैसे इसी बच्चे ने पी आई लिखा तो वो पी वन भी लिख सकता था, पी वन, या उसने को पी लिख दिया। और पी एफ जो लिख रहे हैं फाइनल मोमेंटम, वो पी टू लिख सकता था, पी टू, या फिर वो क्या लिख सकता, पी डैश। हाँ तो ये नीचे नोट कर लो, सिंबल रटने नहीं है, सिंबल को जहाँ जैसी मर्जी वहाँ बना दिए। फाइनल नहीं हो गया पी एफ, क्लियर? बोलिए। अच्छा, ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने आने फॉर ए मूवमेंट पल वर्क लिए इसको ऐप को हमने क्या माना हुआ था? कांस्टेंट। वेरी गुड। तो कांस्टेंट या एवरेज जो फोर्स है उसे इंटीग्रेशन अंदर रखा जाए या जरूरत पड़ने पर उसे बाहर भी ले सकते हो? और इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन डी टी और ये हो गया इंटीग्रेशन डी पी। लिमिट वही रखना, जीरो से टी इधर वाली, केवल एफ हमने बाहर ले लिया, पी आई से लेके नहीं पी एफ, ये हो गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। कैलकुलस हमने शुरू में थोड़ा आपको पढ़ाया होगा, कैलकुलस आइडिया दिया तो फिजिक्स को सबको समझ में आती, मैथ एक टूल सीखा और कैलकुलस अच्छे से सीखो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छे से फोकस करो और आपको ज़िंदगी में बहुत आगे उड़ना है, उड़ान भरनी है। तो ये मैथमेटिकल टूल्स मजबूत रखो अपने। चलिए जरा दिमाग पे जोर डालिए, इंटीग्रेशन डी टी का जवाब क्या आता था? और इंटीग्रेशन डी पी का रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? हाँ, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अब आइए फाइनल आंसर देने जा रहे हैं। ये एफ को ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, एफ मैंने ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? टी। और एफ लिखा हमने, इसको इवालुएट, इसको खोल दिया, डी टी का रिजल्ट हो गया टी। लेकिन लिमिट अभी नहीं खोली, लिमिट लोअर लिमिट है जीरो, अपर लिमिट है टी, इक्वल टू डी पी को इंटीग्रेट जब इवालुएट करोगे डी पी का रिजल्ट क्या आएगा? पी आएगा। वेरी गुड। चलिए आइए, लिमिट लोअर वाली क्या है? पी आई, और अपर वाली बेटा क्या है? पी एफ। वेरी गुड। हाउ कैन वी ओपन द लिमिट ऑफ एनी डेफिनेट इंटीग्रल? बताइए। वेरी गुड। टी, टी को टी के बजाय रिप्लेस करने का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, टी को टी लिख दिया, माइनस नहीं जीरो, इधर वाला हम लोग आओ, पी, पी को हाँ पी एफ माइनस पी आई। वेरी गुड। पी एफ में नहीं, माइनस नहीं पी आई, क्लियर? और ये हो गया एफ टी बराबर, बोलो क्या हो गया? एफ टी बराबर वेरी गुड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपको एफ टी पढ़ाया, एफ टी क्या होता है? एफ टी हाँ, वेरी गुड। और ये हो गया इम्पल्स नहीं, आई बराबर एफ टी, ये हमें पढ़ाया जा रहा था और आज हमें मिल गया एफ टी बराबर पी एफ माइनस यानी पी आई। तो हम थोड़ा अपडेटेड हुए कि नहीं हुए? 45 मिनट कुछ नई चीज़ सीखी, आई बराबर एफ टी के अलावा क्या सीख लिया? आई बराबर एफ टी के अलावा और भी कुछ सीखा हमने? क्या सीखा हमने? एफ टी को क्या बोलेंगे अब? नहीं, इम्पल्स को बोलेंगे, लेकिन इम्पल्स इसके बराबर आ गया, चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड। और यही को थ्योरम है, यही कौन सी थ्योरम कहलाती है? हाँ, चलिए लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, जरा प्रूफ कर लो जल्दी, फटाफट छाप लो, बिल्कुल सही तरह से छापना। ये पहले ये
पहला स्टेप ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। दूसरा स्टेप ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये इनिशियली लिखा हुआ है, ये याद लो वैन यानी टी बराबर 0 तो ये पी बराबर पी आई, और वैन टी बराबर टी और ये पी बराबर पी है। उसके बाद इंटीग्रेशन ले लेना, और इंटीग्रेशन लेने के बाद फिर ये स्टेप लगा दिए, ये स्टेप और ये वाला स्टेप, और उसके बाद फिर ऊपर आ जाना। अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, स्कूल भी नहीं खुले आपका, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वेरी गुड। और उम्मीद है ये दोबारा और प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये थ्योरी थ्योरम पूरी हो जाएगी। स्टेटमेंट और प्रूफ बोलना आना चाहिए। 3 नंबर का सवाल हो गया, ये हो गया। वेरी गुड। यानी हमारी उपलब्धियों में एक उपलब्धि और जुड़ी। कौन सा थ्योरम है ये? यानी इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स नहीं मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। जो भी पढ़ाए समझ में आना चाहिए। और बारा आई ये पढ़ाया गया एफ इंटू टी जो है ना, यानी इम्पल्स नहीं द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ाया गया। एक बच्चे ने भाई इतनी मेहनत कर दी आपने, डेली लाइफ में से कोई फ़ायदा मिला हमें? ये नहीं मिला। डेली लाइफ में क्या बोला जाए, सुनना बहुत ध्यान से। अगर ये राइट हैंड साइड वाला कोई यदि कोई भी घटना, कोई भी इवेंट हो रही है, इवेंट डेली लाइफ में क्या होगी? इवेंट होगी। एक बच्चा जो है, बच्चा या अच्छा भला इन्हें बॉय ऊपर छत से कूद गया। कहाँ से कूदा? लोगों को दिखाने के लिए, देखो हमारे अंदर ये स्टेमिना है और हमें इन्हें ये सुनना मत, ध्यान दे मेरी बात। इधर क्या है, ये कौन सा फ्लोर बना हुआ है? सीमेंटेड फ्लोर। वेरी गुड। और ये है हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर, हीप ऑफ सैंड है। बच्चा जो है, ये स्टूडेंट अपने दोस्त को दिखाने के लिए बोला, इधर हम कूद रहे हैं, हम कूद रहे, तुम भी कूद के दिखाओ। एक सर्टेन हाइट से, मान लो हाइट ये है, और इसने सर्टेन हाइट से वो कूदा, जंप लगाया, और पहला वाला बच्चा यानी जंप लगाएगा और ये बालू के ढेर पर नहीं जंप लगा गया। और जब ये कूदेगा और कूदने पर जब वो इसमें हीप ऑफ सैंड के टच में आएगा, उसके पैर और सैंड जब कॉन्टेक्ट में आएगी, और जो टाइम अपनी कॉन्टेक्ट है, एक दूसरा बच्चा वो कूदेगा सीमेंटेड फ्लोर पर, पहला कूद गया हीप ऑफ सैंड पर, वो होशियार था। दूसरा कूद गया सीमेंटेड फ्लोर पर, ये चलो सेकंड बॉय हो गया। ये वाला कूद गया फर्स्ट बॉय। आप चले बताओ, यानी पहले वाले बॉय और सेकंड वाले बॉय के जो पैर हैं, जब वो फ्लोर पर आए होंगे, फ्लोर पर या सैंड पर आए होंगे, टाइम अपने कॉन्टेक्ट इसमें ज़्यादा हुआ। हाँ हाँ, पहला वाला बॉय जब कूदेगा, उसके वेट और उसके वजन से, उसके वेट से बालू दब जाएगी ना, सैंड हमारा ईड करेगा, उसके वेट को ईड करेगा, और जो हीप ऑफ सैंड थोड़ा दबेगा। यानी पहले वाले बॉय का पैर और बालू का जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है, व्हेन ही जंप इन ऑन द हीप ऑफ सैंड, द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इन बिटवीन हिज फीट एंड इन सैंड इन विल बी इंक्रीजेस because the sand in eats the its weight,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब बच्चा यहाँ कूदेगा और वो जो टाइम अपने कॉन्टेक्ट जो है एट द टाइम अपनी जंपिंग व्हेन दे कॉन्टेक्ट इन ऑन द सीमेंटेड फ्लोर, वो जो एब्रप्टली मैंने इसका यानी चलो ये मानते चलिए जब ये जब इस पर जंप लगाया होगा और जस्ट बिफोर यानी कॉन्टेक्ट इसका वेलोसिटी वी था, और जब लास्ट में रुका होगा तो उसका वेलोसिटी लास्ट वाला क्या हो गया, 0। ये वेलोसिटी वी था, लास्ट में जब इसका रुका होगा जब तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और दो वेलोसिटी है, एक तो जस्ट बिफोर यानी कॉन्टेक्ट है, एक जस्ट आफ्टर कॉन्टेक्ट है। और यहाँ पर वी से लेके 0 तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ने वो कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ पर वी से लेके 0 पे जो टाइम आएगा वो टाइम कैलकुलेट कर लेना। और आपको बस ये बताना एक कौन है ये बॉय में जो टाइम अपने कॉन्टेक्ट है या टाइम यानी टेकन बाय द बॉय यानी फ्रॉम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी टू द यानी 0 वेलोसिटी, इसमें ज़्यादा आएगी। हाँ, फर्स्ट बॉल में ज़्यादा इसलिए आएगी तो उसका टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो गया ना, इसलिए 0 होने में समय लग गया। इसमें बॉय अब मास और मल्टीप्लाई कर दो, बॉय अब मास मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम mb, और फाइनल कितना है मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम mb, फाइनल 0। आपको ये बताना है इन्हें दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम हो रहा है ना, और बच्चे का वेट सेम मान लो, ये भी मतलब 60 किलोग्राम का बॉय है और ये भी 60 किलोग्राम का बॉय है, और ये दोनों इवेंट जो हो रहे हैं जिसमें एक बच्चा हीप ऑफ सैंड पर जंप लगा रहा है, एक बच्चा यानी सीमेंटेड फ्लोर पर जंप लगा रहा है, और यहाँ दोनों इवेंट में क्या सेम है, हाँ वेरी गुड, और चेंज इन मोमेंटम यहाँ कॉन्स्टेंट है दोनों इवेंट्स में। अच्छा, अब ज़रा हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए, टाइम अपने कॉन्टेक्ट इसमें ज़्यादा रहा, इसमें टाइम अपने कॉन्टेक्ट ज़्यादा रहा, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या है, ज़्यादा, हिंदी में लिखते रहे मोर, ज़्यादा, और इसमें यानी टाइम ऑफ अपने कॉन्टेक्ट कैसा रहा, स्मॉल, जबकि चेंज इन मोमेंटम दोनों में कैसा रहा, तो बताइए पहले वो पैर में, पहले पैर जो है जब सीमेंटेड फ्लोर के संपर्क में आया होगा और पैर में सीमेंटेड फ्लोर पर फोर्स लगाया होगा, है ना। यस सर। अच्छा, इधर ये वाली चीज़ ये कांस्टेंट आ रहे हो आप लोग, ये कांस्टेंट आ रहे हो, चलो मान लो ये टी टाइम मैंने ज़्यादा लगा और ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है सीमेंट हीप ऑफ सैंड में, और कम टाइम इसमें लग रहा है, इधर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट वैल्यू बता रहे हो। देखो जरा ध्यान से सोचना, जरा ध्यान से, 50 इंटू 2 ये कितना जवाब बनाता है, और 2 इंटू 50 25 इंटू 4 ठीक है 100। जरा इनको जरा गौर फरमाइए, राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 100 100 100 कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये एफ मान लिया जाए और ये टी मान लिया जाए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एफ क्या हो रहा है, उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। और ये टाइम नहीं अगर 50 से 4 जाएगा, 4 से 2 जाएगा, और 4 से नहीं, ये क्या हो रहा है, वेरी गुड। और बताइए सीमेंटेड फ्लोर पर जब हम संपर्क में आए थे और हमारे पैर में फ्लोर पर फोर्स ज़्यादा लगाया, हाँ, और जब आपके पैर में आपके फुट ने फ्लोर पर यानी फोर्स ज़्यादा लगाया, और क्या यानी फ्लोर शांत बना रहेगा,
फ्लोर भी रिएक्ट करेगा ना, यस सर। और फ्लोर यानी आपके पैर पर भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये अभी आने वाला एक्शन एंड रिएक्शन, यानी जैसे ही आपके पैर में सीमेंटेड फ्लोर को एडजस्ट किया बाई द फोर्स नहीं, और सीमेंटेड फ्लोर विल आल्सो एडजस्ट द फोर्स ऑन द योर फीट, वो ज़्यादा होगा। और जिसने इवेंट में टाइम कम लग रहा है, टाइम अपने कॉन्टेक्ट कम लग रहा है, उसमें फोर्स क्या होगा, ज़्यादा ईड करेगा, मैक्सिमम फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जिसमें टाइम अपने कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो गया उसमें फोर्स कम जरूरत पड़ेगी। तो आप ये दोनों चीज़ें समझा पा रहे हो, इसमें क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है दोनों में? चेंज इन मोमेंटम। हाँ, अब सुनिए, इसको आप डेली लाइफ से जोड़ें, डेली लाइफ से आपके साथ जोड़ दें। हाँ देखो, हम इसको आपके साथ जोड़ रहे हैं, आप सभी बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं। सभी बच्चों का टारगेट क्या है? फिजिक्स में अच्छा लाना, मतलब अगर 100 का पेपर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने का कोशिश करनी है। सबका टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100। हाँ, हम 2 स्टूडेंट ले रहे हैं। एक स्टूडेंट यानी 1 है, जरा उसने क्या किया पूरे साल भर, उसने टाइम अपनी कॉन्टेक्ट नहीं कम लगाया, पढ़ाई में उसका दिमाग लगा ही नहीं, दिल और दिमाग दूसरी जगह चल रहा है। तो उसने पूरे साल भर में केवल फॉर्मल स्टूडेंट रहा, वो केवल मतलब भर के लिए पढ़ लेता और वह छापा घोटा फेंटा में लगा रहा है। 9th में, 10th में, 11th में ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन उसने ऐसा ही किया 11th में भी, वो सीरियस नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, और ऐसे धीरे धीरे 2-4 महीने बेकार भी कर दिए उसने। पढ़ाई ऐसे उसका कोई वास्ता नहीं था, टाइम अपनी कॉन्टेक्ट कम लगा रहा है। वो पेपर इस समय 2 दिन 4 दिन पहले बैठने लगा, और जब टाइम अपनी कॉन्टेक्ट नहीं कम लगाया और पेपर टाइम में फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये पोटेंशियल होती है ना, ये इन्हीं लिमिट के ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, नहीं पागल हो जाओगे, दिमाग पे गर्मी चढ़ जाएगी। 10 महीने की पढ़ाई 1 महीने में नहीं होती। और उसने यही किया, साल भर उसने पढ़ाई लिखाई कम करी, और यकीनन यानी लास्ट टाइम में वो फोर्स ज़्यादा ईड करना पड़ेगा टारगेट तक पहुँचने में। स्टूडेंट नंबर 2 देखो जरा, हार्ड वर्कर था, मेहनती था, बहुत नहीं मेहनती था, और उन्हें वो हर समय हर पल नहीं अपनी आगे के ड्रीम के बारे में सोचता रहता कि हमारी पहचान कैसे बनेगा, मेरा कैरियर गोल्डन कैसे बनेगा, हम आगे की लाइफ अच्छी तरह से जिए या भीड़ में हो जाए, हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, हमारी उस पर्सनैलिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, उसके लिए कैरियर के लिए हम लोग मेहनत करें। और उसने नहीं अपने आप को गंभीर बनाया, बहुत जल्दी समझ गया, बहुत जल्दी बड़ा बन गया, और उसने डेली अपना टाइम अपने कॉन्टेक्ट पढ़ाई के साथ बनाए रखा रहा। यानी उसने जो टाइम अपनी कॉन्टेक्ट नहीं विद और स्टडी, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, और वो रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको 100 आउट ऑफ 100 अब पहुँचना है, पहला गोल पार करना है। CBSE बोर्ड का 12 यानी जो 100 आउट ऑफ 100 निकालेगा वही सोचे नीट और IIT के बारे में। टाइम अपनी कॉन्टेक्ट ज़्यादा रखा तो शायद उसे पता ही नहीं चला, उसे फोर्स नहीं ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा, उसे फोर्स कैसा लगाना पड़ रहा है, वो कहता हमारे लिए पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत सरल है। अगर सबसे सरल चीज़ है तो पढ़ाई बहुत सरल है, चीज़ें बहुत सरल होती है। इससे पूछा गया, ओहो पढ़ाई बहुत बहुत नहीं कठिन है, जटिल है। दोनों स्टेटमेंट रिलीज हो गया, ये आउटपुट हो रहे हैं, ये निकाल रहा है। और सोचो जिस बंदे ने टाइम अपने कॉन्टेंट ज़्यादा रखा, टी ज़्यादा रखा फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ कौन सी चीज़ कॉन्टेंट कर दी हमने, यानी वो गिवन है फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, और यानी फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम मेरे पास 2 ऑप्शन है। आइदर दिस ऑप्शन वी शुड अप्लाई द लार्ज फोर्स फॉर द स्मॉल टाइम,
और वी शुड अप्लाई द स्मॉल एनी फोर्स एनी फॉर द लार्ज टाइम। बोलो हम अड़ोगे आप? नहीं वो अपने अपने तय कर लेना। वो आज ही घर पे बिना सोचना कि हम अड़ क्या रहे हैं। 2.5 महीने यूटिलाइज किया, ये फॉर्मल स्टूडेंट बने हुए अभी भी। जब मम्मी आएगी, पापा आएगी, आस पड़ोस के मोहल्ले वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तभी हम पढ़ेंगे। हम खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद से मोटिवेट नहीं होगी, खुद से इंटरनल बूस्ट नहीं होगी, ऐसा वो बहुत नुकसान में आ जाओगे ना। और वही कोई कह रहा है, देखो सुनो स्टेटमेंट सुनिए आप। फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम वी शुड अप्लाइड लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम। यानी दूसरा आप बता दीजिए, स्मॉल फोर्स फॉर ए, बोलो। हाँ, आपको टाइम ज़्यादा देना होगा और रिस्पेक्ट में टाइम आपको ज़्यादा देना है क्योंकि आपके गोल बड़े हैं, आपके टारगेट नहीं काफ़ी मतलब एफिशिएंट टारगेट है। आपको पास नहीं होना, आपको नहीं औपचारिकता अदा नहीं करनी, आपको नहीं कंपार्टमेंट में पास नहीं होना, आपको सेकेंडरी दर्जे का नहीं करना, दोयम दर्जे का नहीं करना, आपको अच्छा रिजल्ट निकालना है। वही कह रहा है फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम वी शुड अप्लाई द लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम और वी शुड अप्लाई द स्मॉल फोर्स फॉर द लार्ज टाइम। ये इस इम्पल्स नहीं मोमेंटम फॉर्म क्या पढ़ाया जा रहा है बताइए? आउटपुट। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट। ये इम्पल्स नहीं मोमेंटम फॉर्म हमने क्या दे दिया? कंक्लूजन। वेरी गुड, नोट कर लो, अपनी लाइफ में जोड़ लो। एफटी बराबर पीएफ माइनस पीआई। सो दिस इज द मेन फॉर्म इन माई 11th स्टैंडर्ड। ऐसे धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता, हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। हमें लाइव क्लास में बहुत अच्छा गजब कंसंट्रेशन दिखाना होता है, टीचर के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट बने रहना होता है और थोड़ा ना थोड़ा यानी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग हर सब्जेक्ट में, डेली का डेली, और वो भी गंभीरता से समझने के लिए। और वही को कह रहे हैं ना, फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम वी शुड अप्लाई द लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम और वी शुड अप्लाई द स्मॉल फोर्स फॉर द लार्ज टाइम। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे दिया। एक बच्चा बालू के ढेर पर कूद गया, उसका टाइम अपने कॉन्टेक्ट बढ़ा, उसके मोमेंटम में चेंज होने में फाइनल जो इनिशियल मोमेंटम था उसको जीरो होने में टाइम लगा। उसके पैरों ने बालू पर कम फोर्स लगाया और बालू ने भी उसके पैर पर कम फोर्स लगाया, इसलिए उसके पैर इंजर्ड नहीं हुए। और सीमेंटेड फ्लोर पर कूदने वाला जो बॉय था उसने अपना मोमेंटम इमीडिएटली जीरो कर दिया क्योंकि उसका टाइम अपने कॉन्टेक्ट स्मॉल था, उसके वजन से सीमेंटेड फ्लोर दबा नहीं और एब्रप्टली उसकी वैल्यूटी जीरो हो गई। उसका मोमेंटम जीरो होने में टाइम कम लगा और जब टाइम कम लगा उसके पैर ने उसमें फ्लोर पर फोर्स ज़्यादा एडजस्ट किया होगा और फ्लोर ने भी हम हमारे पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी और फ्लोर ने भी पैर पर ज़्यादा फोर्स एडजस्ट कर दिया, इसलिए उसके पैर इंजर्ड हो गए। ठीक है? यस सर। तो अभी इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में हम इसके इम्पल्स नहीं मोमेंटम फॉर्म और डेली लाइफ में यूज होता है वो दिखाएंगे आपको, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था आज। अब जिन बच्चों ने बहुत गंभीरता से सुना होगा वो उस बाजी मार ले जाएगी लाइफ में।